आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में बेसिकली हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में क्या जानेंगे, जो भी कार्बन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हुआ या फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, उन सारे कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक करके समझते हैं कंसेप्ट को। आइए सबसे पहले समझते हैं कि देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में काफी ज्यादा एलिमेंट है, करीब 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट में कार्बन में आखिर क्या ऐसा है जो इसको एक अलग से चैप्टर बना के पढ़ाया जाता है? सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। तो देखो इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम सबसे ज्यादा, अगर किसी एलिमेंट का कंपाउंड अगर एग्जिस्ट करता है ना नेचर में, तो वो है कार्बन। कार्बन का सबसे ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। आप सोच भी नहीं सकते, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आप आगे 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, वो कार्बन पे ही बेस्ड है। तो कार्बन अभी एक छोटा लगेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसको ये लीड करता है। ये आखिर इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे ना कि आखिर कार्बन जो है इतना ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा नंबर में कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है, ये भी हम समझेंगे। आपको आखिरी तक पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि कार्बन को अलग से पढ़ने का जरूरत इसलिए पड़ा, उसका एक मुख्य कारण ये है कि कार्बन का सबसे ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। दूसरा कारण ये है कि जो भी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है ना, चाहे हम है, आप है, या कोई एनिमल है या प्लांट है, सब में कार्बन का कंपोनेंट है। ठीक है, तो कार्बन हर जगह पाया जाता है, कहीं पे कम या ज्यादा। और आप देखोगे सबसे ज्यादा कंपाउंड इसी का एग्जिस्ट करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। कार्बन और इससे बना हुआ कंपाउंड के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए समझते हैं एक एक करके कार्बन के बारे में। देखो अगर कार्बन के बारे में बात करोगे ना, तो कार्बन याद करो, मैं इसके थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे। सबसे पहले जब आप कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी से, ये ठीक है, कैपिटल सी। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जरा बताना मुझे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर जो है इसका 6 होता है। और इसका एटॉमिक नंबर 6 कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन भी 6 होंगे। ठीक है, प्रोटॉन 6 कहने का मतलब और इलेक्ट्रॉन भी 6, इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन है ना, तो इसके इंटरनल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और फिर आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जरा इसी पे ध्यान देना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। इसका एटॉमिक नंबर 6, तो 2 तो इंटरनल सेल में होगा। क्यों 2 इंटरनल सेल में हुआ, क्योंकि वो इनर्ट गैस, मैंने बता रखा है ना कि वो 2 इसलिए है ना क्योंकि इससे पहले जो इनर्ट गैस आता है वो है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। तो हीलियम पे ये इनर्ट गैस का निर्माण कर लेता है। उसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब 8 बनाएगा, ऑक्टेट, या लूज भी कर देता है तब डुप्लेट बनाएगा। तो इसके लिए दोनों काम एक ही तरीके का है, मतलब दोनों काम या आगे बढ़ेगा या पीछे होगा। दोनों के लिए इसको उतना ही एनर्जी लॉस या फिर गेन करना पड़ेगा। तो इसके साथ बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है, अभी हम आगे और जानेंगे। यहां समझिए कोवैलेंट नेचर का होता है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों कोवैलेंट नेचर का होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, मैंने बताया यहां पे। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 जो है डुप्लेट है और 4 आउटरमोस्ट सेल में है। 4 इलेक्ट्रॉन इसको अचीव, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट में हो गया, ये इनर्ट गैस बना लिया, और 4 है आउटरमोस्ट सेल में। अब ये 4 आउटरमोस्ट सेल में है, अगर ये 4 और ऐड कर लेता है तब ये ऑक्टेट बना लेगा। और अगर 4 लूज कर देता है तब ये क्या बना लेगा, डुप्लेट, मतलब जो इनर्ट इंटरनल सेल में वो डुप्लेट करके ये स्टेबिलिटी कर लेगा। क्योंकि आपको तो पता होगा ना, हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। ठीक है, बाय लूजिंग और गेनिंग देयर ऑन इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर गेन करके वो स्टेबिलिटी को अचीव करने का कोशिश करता है। ठीक है,
तो अब देखो, बट कार्बन फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस, वही बात मैंने यहां पे जो बोला है ना, सब वही बात यहां पे मैंने लिख रखा है। तो अब इसके साथ दिक्कत ये हो जाएगा ना कि ये कार्बन जो है ना आयोनिक कंपाउंड नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको काफी ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, और गेन करेगा उसके लिए भी काफी हाई एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके क्या कर लेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। ध्यान से सुनना, क्यों कोवैलेंट कंपाउंड बनाया? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना दोनों चीज करने के लिए इसको 4 ही, मतलब या तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तब ऑक्टेट बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तब डुप्लेट बनेगा। तो दोनों केस में सेम इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर रिमूवल चाहिए अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। आई बात समझ में? अब जरा यहां पे देखो, तो इसलिए ये आयनिक कंपाउंड तो बनाएगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करके क्या कर लेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। आपको पता है ना, शेयरिंग का मतलब ही होता है, जैसे कि कोई सामान है मार्केट में और आप दो दोस्त हो, सामान काफी महंगा है, तो आप क्या करते हो, दोनों आदमी मिलके वो सामान खरीद लेते हो और दोनों एक दूसरे के शेयरिंग से काम चलाते हो। बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड के केस में होता है। क्या करता है, दोनों एटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब आइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी कार्बन कार्बन के बीच में ना जो कार्बन होते हैं और उससे बना हुआ जो कंपाउंड होते हैं, वो किस चीज का निर्माण, कैसा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को जरा समझो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है ना कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है ना, जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जा रहा है और ये कंपाउंड बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन को दर्शा के जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना के जो कंपाउंड को दर्शाया जाता है ना, वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन सबसे पहले सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसको है। ठीक है, ये सबसे कॉमन सा सवाल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो भी कंपाउंड अभी मैंने जिक्र किया था सॉरी, जो भी कंपाउंड कार्बन से मिलके बना है, जो भी कंपाउंड कार्बन से मिलके बना है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अब एक मिनट रुको जरा, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना, ये हर जगह ट्रू नहीं होगा। एक्चुअली आपको ये बोलना होगा कि जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से, देखो हाइड्रोकार्बन में बोल रहा हूं, हाइड्रोजन और कार्बन, तो वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है, वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है, दैट सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्यों लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, अब जरा सोचो, यहीं पे आपका मतलब कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए। याद करो मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना ही रहेगा, हाइड्रोकार्बन से, मतलब कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और कार्बन किस चीज का, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना जनरली वीक नेचर का होता है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना काफी कमजोर होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कमजोर होगा तो वो उसका लो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसके पीछे कारण है कि वो एक कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो है ना जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा ना तो एक अच्छे से बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, एक अच्छे से बॉन्डिंग बनेगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर, वही बात। आप देखो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा तो
उसमें तो शेयरिंग होता है ना, मैंने याद करो मैंने बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो गुड कंडक्टर माने जाते हैं। क्यों गुड कंडक्टर? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होता है, तो उस वजह से चार्ज पार्टिकल भी पास हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी पास हो जाते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसके बीच में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो इसलिए काफी डिफिकल्ट होता है चार्ज पास करवाना, ठीक है। वही बात अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयन, कोवैलेंट बॉन्ड में अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयन का होता है। तो दो तीन पॉइंट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ध्यान रखना है। पहला, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से मिलकर बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे आप 11th-12th में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़ोगे, तो ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन मिनिमम होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं प्रॉपर ढंग से कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा न इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का एक बड़ा कारण है कि अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयन। जो कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, तो कोवैलेंट कंपाउंड बनने वक्त उस वक्त प्रॉपर ढंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, वो शेयरिंग होता है, और शेयरिंग होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो फिर चार्ज पास कैसे करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कार्बन जो होते हैं ना, आप कार्बन देखे होंगे ना, जनरली ब्लैक कलर में आपको दिखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन जो होगा वो हमेशा ब्लैक में ही दिखेगा। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि कार्बन जो होता है ना, वो डायमंड भी एक कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है, प्रकार। जैसे कि एलोट्रॉप्स, अभी एलोट्रॉप्स क्या होता है, एक ही मतलब वैसा एलिमेंट जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, बस फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस लाने की वजह से वो पूरा का पूरा बदल गया, ठीक है, तो वही एलोट्रॉप्स होता है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स जनरली होते हैं, एक होते हैं डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा बकमिंस्टर फोरलेंस। तो ये तीनों एलोट्रॉप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक एक करके समझते हैं ये तीनों एलोट्रॉप्स के बारे में। पहला एलोट्रॉप्स है डायमंड। देखो डायमंड में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक एटम है ना, तो उससे 4 कार्बन के ही, जैसे ये कार्बन एटम है तो इससे 4 कार्बन के ही एटम बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, इससे 4 कार्बन के ही एटम बॉन्डेड होते हैं, और इसी वजह से ना ये काफी हार्डेस्ट होता है, ठीक है, और इंसुलेटर भी होता है। इसको हम लोग ड्रिलिंग पर्पज से यूज करते हैं और ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सारा पॉइंट जो मैंने यहां पे लिख रखा है ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये डायमंड के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में क्या होता है, ग्रेफाइट में ना जो कार्बन होते हैं ना, वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, 3, मात्र 3, ठीक है, बाउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम। और उसी वजह से अब जरा सोचो, 3 कार्बन एटम से बाउंडेड है तो एक कार्बन एटम तो बचा रहेगा, तो वही फ्री आयन का काम करने लगता है, और जब वो फ्री आयन के काम करने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इजिली पास आउट कर जाएगा, है ना। और दूसरी बात, ग्रेफाइट को ना हम लोग एज ए रूब्रिकेंट भी यूज करते हैं, है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा एलोट्रॉप्स है बकमिंस्टर फोरलेंस। देखो इसमें क्या होता है ना कि कार्बन का ही ना एक कार्बन जो है ना अपने पड़ोसी 60 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, ठीक है। इट इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन containing cluster of 16 carbon atom joined together to form a spherical molecule। 60 कार्बन एटम के साथ अटैच करके ये एक स्फेरिकल शेप का निर्माण करता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फोरलेंस। तो ये तीनों जो है ना एलोट्रॉप्स ही हैं कार्बन के। जो एलोट्रॉप्स आपको याद रखना है, इसका प्रॉपर्टी भी याद रखना है। डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या है। यह भी पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो ग्रेफाइट जो है ना, डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, बकमिंस्टर फोरलेंस से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेफाइट जो है ना गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? तो इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि ये जो है ना ग्रेफाइट, वो 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, 3 कार्बन एटम से, और जब 3 कार्बन एटम से अटैच होंगे तो इसके तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फ्री चार्ज पार्टिकल बनेगा, और जैसे ही फ्री चार्ज पार्टिकल होगा तो वो हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में, है ना।
नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर वैसा कौन सा रीजन है। याद करो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि कार्बन का ना काफी ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर में, काफी ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं कुछ बता दूं, ये सब देख लो, CH2, CH3, CH4, ऐसे करके आप कितना भी बना लो। ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, एसिटिक एसिड, ये C6H12O6, ये ग्लूकोज, शुगर, ये सब कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि कार्बन का कंपाउंड जो है, कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो इसके पीछे दो मुख्य रीजन है। पहला रीजन है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंट नेचर। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट होता क्या है। देखो कैटिनेशन एक तरह का प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का, और वही प्रॉपर्टी ना कार्बन एटम के पास है कि एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ गया, फिर इसके साथ दूसरा एटम, फिर इसके साथ दूसरा एटम, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका, मतलब कभी खत्म ही नहीं होता है अगर चाहो तो। बस अगर मान लो एक लिमिट तक ही ये बनाएगा कंपाउंड, क्योंकि उसके बाद इस पे काफी स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा तो ये टूट जाएगा। लेकिन इसके पास सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है, और जब सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होगा तो क्या होगा, काफी ज्यादा कंपाउंड निर्माण होगा, है ना। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। अच्छा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्यों है इसके पास, तो इसका साइज ना काफी ज्यादा स्मॉल है, पहला कारण। दूसरा, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच का ना स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इतने ज्यादा लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो पहला रीजन मैंने बता दिया कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। आइए दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं, टेट्रावैलेंट। देखो मैंने ये तो जिक्र भी किया कि कार्बन के पास ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है। अब 4 वैलेंसी है तो 4 ऐड करेगा तब ऑक्टेट बनाएगा, या फिर 4 लूज करेगा तो डुप्लेट बनाएगा। तो इसके लिए ऐसे समझ लो कि बीच रास्ते पे खड़ा है, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, यहां पे ये खड़ा है, तो ये किधर भी जाएगा ना, इसको सेम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास एक तरीका है कि यहीं से प्रणाम कर लेगा दोनों मंदिर को, मतलब इधर वाले मंदिर को भी, इधर वाले मंदिर को। कुछ वैसा ही सीन कार्बन के साथ है। इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 ऐड करेगा तब ऑक्टेट बनेगा, 4 लूज करेगा तब डुप्लेट बनेगा। तो दोनों कार्य करने के लिए उसको सेम एनर्जी चाहिए और काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो ये ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके क्या करेगा, शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यही एक दूसरा कारण है टेट्रावैलेंट। कार्बन हैज ए वैलेंस ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग with 4 other atom of carbon and some other hetero atom with a single covalent bond as well as double triple bond। जैसे देखो क्या होगा, ये कार्बन है तो ये बॉन्ड बना लेके 4 कार्बन के साथ जुड़ लेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया ना, इसका काम हो गया। अब ये जो आउटरमोस्ट सेल में ये भी तो वही कार्य करेगा, ये भी सबके साथ मिलके बनाएगा, तो इसका बन गया। अब फिर ये करने लगेगा, तो समझ रहे हो ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। ये भी अब कार्बन के साथ ज्वाइन करेगा, तो ये ऐसा चेन बनते ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा कारण है कि टेट्रावैलेंट नेचर होता है। पहला कारण है कैटिनेशन और दूसरा कारण है टेट्रावैलेंट नेचर। तो ये दो मुख्य कारण है कोई भी कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करने का, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये इंट्रो पार्ट था, अगली लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बाकी कंसेप्ट को देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।